सो गाइस आई होप यू आर वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो ये बताइए पेपर कैसा हुआ। जो भी पेपर देख रहे हैं अपना एक्सपीरियंस जो है या तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा या फिर आप लोग यहाँ पर भी मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोगों को लगता है अब आगे जैसे मेंस की तैयारी करनी है तो उसमें कोई आप लोगों को अगर रिकमेंडेशन देनी हो तो उसको भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सजेशन है कि देखिए रिजल्ट जो भी आएगा, अभी आप लोग भी जो भी यहाँ पर मान लीजिए रिजल्ट अच्छा आ रहा है या फिर जो भी आ रहा है, पर लेकिन मेंस पे पूरा फोकस दीजिएगा क्योंकि अगली साल फिर मेंस लिखना है। तो अपना पूरा अच्छे से प्रिपरेशन को लेकर चलिएगा और कोशिश करूंगा कुछ चीजें मैं भी अभी आने वाले डिस्कशन में इंक्लूड करने की, ताकि मेंस के ऊपर कुछ फोकस यहाँ पर आप लोगों का देखने को मिले। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि अभी आप लोगों के पास में जो महीने हैं आगे प्रीलिम्स के, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके बाद में फिर से आप लोगों के सामने ये आएगा फिर से मेंस, और अगर आप लोग अभी तैयारी कर लोगे तो उस टाइम तक आप लोग अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में पाओगे। तो इसलिए एक सजेशन है कि प्रीलिम्स जिसका अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर जो वैसे अब की बार नहीं दे रहा है आगे दे रहा है, वो भी मेंस के ऊपर फोकस करना, काफी फायदा आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी तो आप लोग समझदार हो। ये लेक्चर काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। 2 लेक्चर यार डेली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर ये 2 लेक्चर अपनी लाइफ का आप लोग पार्ट बना लेते हैं तो मैक्सिमम सारी चीजें आप लोग कवर होती नजर आएगी। चाहे वो आंसर राइटिंग के बारे में बात करें, चाहे वो इंटरव्यू क्वेश्चन हो, चाहे वो आप लोगों का जो प्रीलिम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हो, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग नॉर्मल अगर कहीं डिस्कशन भी करेंगे बैठकर सोसाइटी में तो ये आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है स्टडी लवर वीर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आइए अब बातें करते हैं लेक्चर के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि जो भी लेक्चर के अंदर चलेगा उसका एक ओवरव्यू रहेगा। हालांकि ओवरव्यू तो काफी कम होता है, बहुत कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं लेक्चर के अंदर। तो पहले एक बार नजर डालते हैं, टकटकी लगाकर देखना। यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ द चाइल्ड, जो यहां पर गर्ल चाइल्ड है उसके बारे में। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि क्या है ये और इसकी थीम क्या है। आप लोग तब तक अटेम्प्ट कर लीजिए जिसको पता है थीम क्या है। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और कौन सा अमेंडमेंट किया गया था 1985 में, जब हमारी कंट्री में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। तो एंटी डिफेक्शन लॉ का पूरा टॉपिक आप लोगों को तैयार करवा दूंगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर आप लोगों को आगे इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा तो अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से। आगे बात करते हैं, यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री है आप लोगों को ये बताना है, जिसके द्वारा रिसेंटली अभी ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल, जिसका नाम रखा गया है ड्रोन रेस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, आई ड्रोन। तो ये पर्टिकुलर कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको बेसिकली अभी यहां पर लॉन्च किया गया है, यानी कि दवाइयां जो है वो ड्रोन की हेल्प से यहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसके बेस पर जिसको भी दिक्कत है उसको दवाइयां मिलेंगी। तो काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा उन एरिया में जहां पर नॉर्मली जाना भी मुश्किल होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सिटीजनशिप। आप लोगों से पूछा जाए, हमारे संविधान के अंदर 7वां शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहां पर इन तीनों लिस्ट में से सिटीजनशिप को कौन सी लिस्ट में रखा गया है ये आप लोगों को बताना है। और जब उस लिस्ट में रखा गया होगा तो फिर वही काम करेगा यहां पर, तो ये भी आप लोग बताइए कौन काम करेगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि सिटीजन जो टर्म है ये याद रखेगा, संविधान में इसके बारे में मेंशन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन, कि डिफाइन नहीं करता है कि टर्म सिटीजन क्या होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई लोग जब देश का बंटवारा हुआ, आधे देश के अंदर थे, आधे बाहर जा रहे थे, आधे फिर से वापस देश के अंदर आ रहे थे, कुछ लोग के बाहर सिटीजनशिप इंडिया में लेने के लिए आ रहे थे, ठीक है। तो ये सारा काम बेसिकली छोड़ दिया गया गवर्नमेंट के ऊपर कि वो डिसाइड करे, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, तो पार्ट सेकंड में आप लोगों को सिटीजनशिप देखने को मिलती है। तो पूरा इसके बारे में भी एक ओवरव्यू दूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है एईपीएस के बारे में। तो एईपीएस जो है यहाँ पर ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आप लोग को देखने को मिलेगा। एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और इसी के साथ में आईबीए का। तो ये आईबीए क्या है और एईपीएस क्या है इसके बारे में जानेंगे काफी अच्छे से। हमारी कंट्री की जो रैंक है वो 90वीं रैंक है, यानी कि हमारी कंट्री की रैंक है वो 90th जो रैंक है यहाँ पर। ये पावरफुल जो पासपोर्ट पावरफुल कितना है उसकी रैंक यहाँ पर तैयार की जाती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट होती है इसके बारे में भी आप लोगों से मैं बात करूंगा, ठीक है। इंडिया और जापान के बीच में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है उसके बारे में बताइए। तो सेल्फ डिफेंस फोर्स यहाँ पर अगर आप लोगों को देखने को मिले जापान की साइड से जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करिए हमारी कंट्री की इंडियन नेवी के साथ में, तो एक्सरसाइज का नाम आप लोगों को बताना है। तो ये यहाँ पर एक्सरसाइज कहां पर हो रही है उसके बारे में समझेंगे। इंडिया और जापान के बीच में एक एक्सरसाइज है जो कि मिलिट्री की है, ये तो मैंने अभी बताया, ये तो बेसिकली नेवी की है, ये मिलिट्री की आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका नाम धर्म, आगे क्या आएगा यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है। तो काफी प्यारा, काफी इंटरेस्टिंग और काफी शानदार ये डिस्कशन रहेगा। टकटकी लगाकर वीडियो को एंड तक देखना, आप लोग की आत्मा जो है वो तृप्त हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ओके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डे के बारे में यहां पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डे कौन सा है, ये बात की जा रही है गर्ल चाइल्ड के बारे में।
तो नॉर्मली हमारी सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो गर्ल्स हैं उनको काफी ज्यादा सेग्रीगेट किया जाता है। एक तो एक तरीके से ऐसे देखा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो दूसरे घर की अमानत होती हैं, तो इसलिए एजुकेशन के मामले में बात करें या फिर अपने लड़के के साथ में कंपेयर करने के मामले में बात कर ले, आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा माँ बाप जो है वो लड़के के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। बहुत ही रेयरली कोई घर ऐसा होगा जहां पर लड़का जो है वो आप लोगों को देखने को मिले कि एक तरीके से लड़की से नीचे एक तरीके से सबॉर्डिनेट नजर आएगा, चाहे लड़का बड़ा हो चाहे लड़का छोटा हो, पर लेकिन लड़की के ऊपर हमेशा हावी मिलेगा घर वालों की साइड से अगर देखोगे तो। ये कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर सीधा सीधा ये है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपने आसपास में देखा होगा नॉर्मली है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं कि कुछ घर में बहुत अच्छे घर भी ऐसे हैं जहां पर जो लड़कियों को काफी प्रेफरेंस दिया जाता है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि लड़कियों को अच्छे से पढ़ाते हैं, सही पोजीशन पर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी चीज देखने को मिलेगी। पर लेकिन मैं एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में बात करूं ना कि इंडिविजुअल के बारे में, तो फिर कमेंट मत करने लगा समय हमारे घर में तो ये है वो है वो, ठीक है। मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूं क्योंकि यूपीएससी में आप लोगों ने देखा होगा इसके ऊपर ऐसे भी पूछे जा चुके हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन चुके हैं कि पुरुष प्रधान देश के अंदर में महिलाओं को लिमिटेड रोल में हम लोग रखते हैं। इवन पार्लियामेंट के अंदर जाकर देख लो यार, 33% रिजर्वेशन अब तक नहीं दिया जा रहा है, जबकि वुमेन जो है वो लगभग आप लोगों को 50% के एयरफेयर में हमारे देश में नजर आएंगे, पर फिर भी हम लोग 33% भी रिजर्वेशन देने के लिए तैयार नहीं है महिलाओं को। तो यहां से पता चलता है क्या चीजें। 11 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है कि जेंडर बेस जो भी चैलेंज होते हैं गर्ल्स जो फेस करती हैं, जब से बच्ची पैदा होते हैं तब से लेकर लास्ट तक, जब तक एक तरीके से जिंदगी खत्म होती है, हर जगह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक लड़की को। अगर आप लोग देखेंगे सोसाइटी के अंदर में, स्टार्टिंग में एजुकेशन के नाम पर, खाने पीने के नाम पर, कपड़े पहनने के नाम पर, घर जाना है बाहर जाना है उसके नाम पर, शादी होने के बाद में रही सही कसर फिर यहां पर ससुराल में पूरी होने लगती है, ठीक है। वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें यही सही है, बहुत सारी ऐसी भी होती है अच्छे से लाइफ एंजॉय करती है, पर लेकिन मैक्सिमम जो यहाँ पर क्रूअल कंडीशन देखने को मिलती है, दहेज के ऊपर हत्या कर दी, वो सब चीजें, वायलेंस जो देखने को मिलते हैं, ठीक है। शादी के बाद में डिस्क्रिमिनेशन जो देखने को मिलता है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मान लीजिए शादी हो गई किसी की, कोई पढ़ना चाह रहा है तो मैक्सिमम लोग, कई सारे ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाने के बारे में बात करते हैं कि चलो आगे पढ़ लो, ठीक है। तो अब पैटर्न थोड़े चेंज हो रहे हैं पहले के कंपेयर में, तो अब इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो पुअर लर्निंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर औरत पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर बच्चे को भी ढंग से टैकल नहीं कर पाएगी, वो वाली कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो वुमेन इंपावरमेंट के बारे में भी अगर कुछ लिखने के लिए आए तो ये पॉइंट आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। थीम क्या है यहाँ पर? थीम है बेसिकली डिजिटल जनरेशन ओवर जनरेशन, ठीक है। तो यानी कि डिजिटली भी आप लोगों को इंपावर करके चलना है महिलाओं को, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो डिजिटल जनरेशन ओवर जनरेशन, ये इसकी थीम यहां पर रखी गई है, ठीक है। तो ये थी यहां पर पर्टिकुलर इंपोर्टेंट डे। आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट न्यूज है, ध्यान से सुनिएगा, कई सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आप लोग कई सारी इंपोर्टेंट पॉइंट आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं। बेसिकली बात की जा रही है यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, पर लेकिन उससे पहले जो मुद्दा है वो आप लोग समझिए, तब आप लोग एंटी डिफेक्शन लॉ को भी समझ पाएंगे। देखिए मुद्दा बेसिकली ये है, जब कोई पर्टिकुलर पर्सन को यहां पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो रहता है, जैसे कि लोकसभा में जाएंगे तो स्पीकर होगा, राज्यसभा में जाएंगे तो चेयरमैन होगा, तो वो डिसाइड करता है कि इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना है या फिर नहीं करना है। तो यानी कि इसके हाथ में पावर दे रखी है। तो ये जो पावर इस पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में दे रखी है, यहां से पूरा गेम स्टार्ट होता है। समझते हैं वो गेम कैसे। यहां पर अभी अगर बात करें, यहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो मान लीजिए लोकसभा का स्पीकर है, वो क्या कर रहा है, डिसीजन ही नहीं ले रहा है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, अगर उसको डिस्क्वालीफाई करना है तो मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर वो अपनी गवर्नमेंट का बंदा है, यानी कि एक तरीके से जिस पार्टी का स्पीकर है, अगर उसी पार्टी का वो मेंबर है, तो उसको डिस्क्वालीफाई वो नहीं करेगा। अगर अपोजिशन का कोई मेंबर है, उसके खिलाफ डिसीजन लेना है, तो उसको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर देगा, क्योंकि ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर करता हुआ स्पीकर पाया जाता है। इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर कई बार कई सारी बातें बोली जाती हैं। पहले तो समझ लेते हैं, हमारे संविधान में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, उसके चलते 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, इसको 10वें शेड्यूल में ऐड किया गया, जिसको बोला गया एंटी डिफेक्शन लॉ। 10वां शेड्यूल में अगर मैं आप लोगों से बातें करूं तो आप लोग समझ सकते हैं कि 10th शेड्यूल में देखने को मिलेगा एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 9th शेड्यूल, 9th, 10th, 11th और 12th, ये शेड्यूल ऐसे हैं जो कि आप लोगों को अमेंडमेंट करके ऐड किए गए हमारे संविधान में, ठीक है। तो ये याद रखेगा, ओरिजिनली 8 शेड्यूल आप लोगों को संविधान में नॉर्मली जो देखने को मिलते हैं, इसके बाद में ये कई सारे यहाँ पर ऐड किए गए। तो यहाँ पर लैंड एक्ट के बारे में बात करें तो ये हो गया 9th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में 10th शेड्यूल, पंचायती राज सिस्टम के बारे में 11th शेड्यूल और 12th हो गया यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी के बारे में। तो ये याद रखेगा 1951, 1985, 1992, तो ये यहाँ पर अलग अलग टाइम पर अमेंडमेंट करके इनको ऐड किया गया। तो 10th शेड्यूल के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो
तो बात करी जा रही है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आर्टिकल अगर बात करूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, यानी कि हमारी जो संसद है उसके बारे में, 102 आर्टिकल बोलता है डिस्क्वालीफाई करने के बारे में। अगर बात करूं आप लोगों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, यानी कि हमारे जो विधायक जी होते हैं उनके बारे में, तो यहां पर 191वां आर्टिकल यानी कि 191 आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब कुछ कंडीशन है किसके बेस पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है। एक तो कोई इंडिपेंडेंट मेंबर अगर कोई पार्टी को ज्वाइन कर लो, पहले तो इंडिपेंडेंट था फिर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आ सकती है बेसिकली वहां पर, जो ये तो असेंबली है फिर पार्लियामेंट के अंदर में। कोई नॉमिनेटेड मेंबर है वो आगे चलकर फिर यहां पर एक तरीके से नॉमिनेटेड मेंबर अगर ज्वाइन करता है कोई पॉलिटिकल पार्टी तो दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात करें, कोई मेंबर जो है वो खुद भी एक तरीके से जो मेंबर है अपनी वॉलेंट्री उसकी इच्छा से अगर लगता है कि यार पॉलिटिकल पार्टी तो बेसिकली मुझे कुछ करने नहीं देते, फालतू में बेसिकली यहां बनकर आ गए, तो वो क्या करते हैं, वो भी कई बार उसको बोल देते हैं कि ठीक है एंटी डिफेक्शन लॉ के चलते वो भी उसको छोड़ दे देते हैं। अगर वोटर के बारे में बात करें तो अगर बात करें कोई बोलता है कि यहां पर वोटिंग डालनी है, कल को बिल पास होना है और कोई एब्सटेन कर जाता है, जाते ही नहीं है वोट डालने, तो उसको पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डिस्क्वालीफाई कर देती है कि हमारा मेंबरशिप से छीन लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक पैटर्न आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ में 4 क्राइटेरिया है, पर लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये अपवाद क्या है, अगर स्पीकर या फिर चेयरमैन जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देता है तो इसको तो और सपोर्ट किया जाता है कि ठीक है यार पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी, अच्छी बात है, क्योंकि अब इंडिपेंडेंटली यहां पर काम कर पाएगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर यहां पर एक पेरेंट पार्टी है, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें टोटल मिलाकर अगर 18 मेंबर है, ठीक है, 18 मेंबर में से अगर 2/3 मेंबर उसके चले गए, यानी कि 3 छंग 18 6 दूनी 12, यानी कि 18 में से 12 मेंबर अगर चले गए तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो है यहां पर बोला जा रहा है कि वो मेंबर जो यहां से एक तरीके से इफ पेरेंट पार्टी मर्ज अनदर, जो यहां पर 2/3, तो यहां पर मेंबर जो है उसको एक तरीके से वो मर्जर माना जाएगा, ना कि यहां पर उसको डिफेक्शन माना जाएगा। इसलिए डिफेक्शन शब्द यूज नहीं किया जाता है, यहां पर मर्जर शब्द यूज किया जाता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहां पर कंफ्यूजन में आप लोग आ सकते हैं। अगर बात करूं आप लोगों से 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, एंटी डिफेक्शन जो लॉ के बारे में बात करता है, तो यहां पर वो देखने को मिलेगा नो रिकॉग्निशन ऑफ स्प्लिट, वो स्प्लिट है ही नहीं है, वो तो एक तरीके छोड़कर चले गए और कहीं मर्ज हो गई पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको स्प्लिट की कैटेगरी में माना ही नहीं जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, इनके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। समझ में आ गया ना यहां पर। अब यहां पर जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया, मान लीजिए 4 क्राइटेरिया के बेस पर, एक हो गया यहां पर इंडिपेंडेंट ने ज्वाइन कर लिया, दूसरा ये, तीसरा खुद ने छोड़ दी, चौथे में पार्टी ने निकाल दिया, ठीक है, या फिर नॉमिनेटेड वाला। अगर इन 4 में से किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है तो यहां पर डिसीजन फाइनल जो होगा ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर लेगा। तो इसी के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसी के चलते यहां पर कई सारे सजेशन भी रहते हैं। जो सजेशन बोलने जा रहा हूं इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहां पर एक सजेशन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में रहता है कि यहां पर जो डिस्क्वालीफाई करना है ये पावर जो होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 यहां पर बोला जाता है कि ये पावर जो है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के हाथ में होनी चाहिए, ना कि स्पीकर के। पॉइंट नंबर 3 यहां पर मतलब गवर्नर होगा तो स्टेट के अंदर, पार्लियामेंट में होता है प्रेसिडेंट। पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजेशन किया गया कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए, वो डिसाइड करेगा कि इसको कैसे लेकर चलना है। तो आप लोग इसके हिसाब से कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सजेशन है कि यहां पर ये स्पीकर से हटाकर पावर जो है उसके लिए कहीं और जानी चाहिए। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं, अगर आप लोगों से मैं क्या इंटरव्यू में अगर पूछ लिया जाए कि जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हमारी कंट्री में माना जाता है कि फेलियर हो चुका है, ढंग से उसका यूज नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप लोगों से पूछे कि इलेक्शन कमीशन के हाथ में पावर देनी है, प्रेसिडेंट गवर्नर के हाथ में पावर देनी है, या फिर एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए इसके डिसीजन के लिए, तो कौन सी बात आप लोग यहां पर बोलोगे? आप लोग ये बताइए, ठीक है। मतलब आप लोग सजेशन क्या दोगे? मेरे हिसाब से अगर सजेशन की बात माने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में ही यहां पर पावर देनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रिब्यूनल बना देते हैं, पहले ट्रिब्यूनल में वो बात जाएगी, फिर आगे चल के और वहां पर वो बात आगे बढ़ेगी, तो फिर पता चला वहां पर कोर्ट में घूम रही है, तो लंबी चीजें खींच जाती हैं। अगर फाइनल अथॉरिटी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही बना दे, जो कि फ्री एंड फेयर कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है और आर्टिकल 324 के तहत उसको सारी पावर भी रहती है, तो और पावरफुल बॉडी हो जाएगी एंटी डिफेक्शन के बाद में यहां पर, और इसके चलते जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी थोड़ी और लगाम कसी जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो ये सजेशन है। बाकी आप लोग क्या लग रहा है, आप लोग बताइए इन तीनों में से किसको चूज करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं हुआ क्या, कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा भी वेस्ट बंगाल के स्पीकर साहब को बोला गया कि यार जिनको डिस्क्वालीफाई करना था तुम उस पर बैठ गए हो, उस पर्टिकुलर डिस्क्वालिफिकेशन पे, क्यों उनको बेसिकली कंप्लीट नहीं कर रहे हो? तो बहुत लंबे समय से डिस्क्वालीफाई करना था, आपने अब तक डिसीजन ही नहीं लिया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की प्रोसीडिंग जो है ऐसा नहीं कि यहीं पर ही चल रही है, झारखंड में भी देखने को मिला, ऐसे राजस्थान में भी देखने को मिला, डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। तो एक तरीके से यहां पर अगर इफ इलेक्टेड मेंबर वॉलंटरी गिफ्ट देता है पॉलिटिकल पार्टी से, वो देखने को मिलेगा, ठीक है, एब्सटेन कर जाता है, जो मैंने भी बताया
है ना, आप लोगों को वही बातें यहाँ पर लिखी गई है, या कोई इंडिपेंडेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, नॉमिनेटेड, वो सारी बातें, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अगर आ जाएंगी इस कैटेगरी में, तो फिर देखने को मिलेगा कि पावर स्पीकर के हाथ में आ जाती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहे हैं कि डिसीजन इनके ऊपर जल्दी लेना चाहिए। तो फिर ये होना चाहिए, अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करने की बात आ गई है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिसीजन जो है वो यहाँ पर 15 से 20 दिन के अंदर डिसीजन आ जाना चाहिए मैक्सिमम, पर लेकिन नहीं आता है। तो कई बार इसका क्रिटिसिज्म आप लोग को झेलना भी पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या क्या देखा यहाँ पर, ये देख लिया क्या क्या न्यूज थी, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है और यहाँ पर कौन से शेड्यूल में आता है। तो ये 3 पॉइंट हम लोगों ने काफी इंपोर्टेंट देखे यहाँ पर। ओके, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइड से। देखिए, अभी टेक्नोलॉजी का काफी लार्ज स्केल पर यूज हमारे देश में बढ़ रहा है, तो उसी के चलते ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी की बात की जा रही है। अगर ड्रोन हम लोग यूज करते हैं, जिसको यूएवी, ठीक है, अनमैन्ड एयर व्हीकल भी बोलते थे, अगर यहां से इंसान को कहीं पर कुछ डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करानी है, तो उसके बारे में बात करें तो ड्रोन रेस्पॉन्स एंड आउटरीच आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो आई ड्रोन का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको आईसीएमआर बोलते हैं, उसके द्वारा यहां पर बेसिकली बात की जाती है कि लाइफ सेविंग वैक्सीन के बारे में बात करते हैं कि रीच टू एवरीवन, तो ये सबको यहां पर पहुंच सके। आप लोग सोचिए, कोई पर्टिकुलर पर्सन नॉर्थ ईस्ट में रहता है और नॉर्थ ईस्ट में उस पर्टिकुलर पर्सन को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो यहां से अगर ब्लड लेकर जाया जाए कोई फटाफट और ब्लड वहां पर पहुंचा दीजिए, कोई इंसान की जान जाने वाली, तो ड्रोन की हेल्प से फटाफट ब्लड पहुंचा दी जाए। या किसी सिटी में ही एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में अगर जाना है, पता चला इतना जाम लगा हुआ है, वहां पर ब्लड ले जाते रात हो गई, ठीक है। तो अगर हेलीकॉप्टर वगैरह, या फिर मतलब हेलीकॉप्टर तो मतलब अलग हो गया सब हेलीकॉप्टर जैसे लग रहा है ना, तो अनमैन्ड एयर व्हीकल यहां पर यूज किया जा सकता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर फैसिलिटेट करना कि वैक्सीन डिलीवरी के बारे में तो याद रखिएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से हम लोग प्रोवाइड करा पाएंगे। तो इसके चलते मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ये यहां पर अगर बात करें अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी हो गया, तो यहां पर अगर चीजें पहुंचानी है तो उसके लिए काफी फायदा देखने को मिलेगा। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा यहां पर एक स्टडी भी कंडक्ट कराई गई है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है उनको भी तो हम लोग डिलीवर कर सकते हैं ड्रोन की हेल्प से। तो ये कोलैबोरेट किया गया था आईआईटी कानपुर के साथ में इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था पहले, ठीक है। तो ड्रोन जो है यहाँ पर वो लेमैन टर्मिनोलॉजी में अगर बोले तो अनमैन्ड एयर व्हीकल बोलते हैं उसको, वैसे, ठीक है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी बोल देते हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिमोटली पायलटेड होते हैं, ऑटोमेटेड एयरक्राफ्ट होते हैं और मॉडल एयरक्राफ्ट होते हैं। तो 3 बेसिकली आप लोग कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में। आप लोग कैसा लग रहा है, सजेशन कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, आप लोगों से पूछा जाए कि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर आप लोगों से पूछा जाए बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप लोग इसके बारे में क्या डिसीजन लेंगे। अगर आपके एरिया में कुछ ऐसा सजेशन आता है कि हाँ आप लोगों को कुछ ऐसा स्टेप उठाना है, तो आप लोग उसको अलाउ करेंगे कि हाँ सही चीज है, इसको आगे लेकर चलना चाहिए, या फिर कोई और सजेशन आप लोग ऐड करेंगे। तो इन चीजों के बारे में सोचा करो क्योंकि क्या हुआ एक सेकंड यार तो कई बार क्वेश्चन बन जाते तो याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग थोड़ा सोचा भी करिए इन मुद्दों के बारे में, ताकि आप लोग पहले से थोट अगर उसके ऊपर दे रखोगे ना, फिर वहां पर आप लोग को परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के बारे में बात की जा रही है, जो कि अमित शाह जी के अंडर में आती है। इसके द्वारा अभी पासपोर्ट को सिंप्लीफाई करने का प्रोसीजर यहां पर लाया गया है, यानी कि अगर कोई पासपोर्ट की न्यूज आगे है, यहां पर सिटीजनशिप है, ठीक है। खासी एक तो ये ऊपर से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा यहां पर अभी बात की जा रही है सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है। तो सिटीजनशिप अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो रिनाउंस करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए थोड़ा आसान प्रोसीजर हमारी कंट्री में किया गया है। तो इसके चलते यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा अब एप्लीकेशन को भी थोड़ा आसान बनाया गया है, तो इसके चलते इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। 2018 में अगर बात करें तो यहां पर बेसिकली जो आप लोगों ने देखी कई सारी चीजें हमारे देश के अंदर में सिटीजनशिप रूल के अंदर भी चेंज किया गया, और सर्कमस्टेंसेस जो रीजन है, कई सारे लोग जो है दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, हमारे देश की सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हैं। मान लीजिए किसी को जॉब मिल गई है, कोई बाहर जाकर रहना चाहता है, किसी ने शादी कर ली बाहर जाकर रहना चाहता है, ठीक है, किसी ने कहीं बिजनेस किया उसका वहां पर सेटअप हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम तो करियर के पॉइंट ऑफ से इंसान निकल के जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है, अगर आप लोगों से पूछे सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप के बारे में बात करें तो हमारे संविधान में शेड्यूल जो 7 है उसके अंदर 3 लिस्ट है, सेंटर, स्टेट, कॉन्करेंट में किसके अंदर सिटीजनशिप आता है। तो याद रखिएगा सेंटर के अंदर सिटीजनशिप आता है। आप लोग नॉर्मली भी समझ सकते हैं ना इसको,
हमारी कंट्री में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, और सिंगल सिटीजनशिप जो है हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली सारी पावर देखती है, कुछ भी बात होती है लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट करती है। तो कॉमन सेंस भी आप लोगों को बता सकती है कि ये यहाँ पर यूनियन लिस्ट के अंदर में आएगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये कि संविधान में इसके बारे में कहां पर मेंशन है, तो पार्ट सेकंड में संविधान में इसके बारे में मेंशन है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक का। तीनों पार्ट आप लोगों को याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट सेकंड बात करते हैं सिटीजनशिप के बारे में, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11। पार्ट थर्ड बात करते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। पार्ट 4 बात करते हैं यहां पर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, तो यह आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51। पार्ट जो आगे थोड़ा सा आप लोग और चलेंगे यहां पर, तो इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इसमें आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलेगी। तो पार्ट 4 के अंदर ही फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 51 के अंदर ए ऐड कर दिया गया एक्स्ट्रा, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटी आ गई। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था हमारे संविधान में 1976 के अंदर में, तब यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी, ठीक है। वैसे तो स्टार्टिंग में ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 10 थी, पर लेकिन एक और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, जिसमें बोला गया था पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराए 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है ये फंडामेंटल ड्यूटी जो 11वीं ऐड की थी, ये कौन सा संविधान में संशोधन ऐड करके ऐड की गई थी, ठीक है। तो ये बता चुका हूं कई बार, हालांकि आंसर आप लोग दे दोगे अगर ध्यान से सुन रहे होंगे। यार ध्यान से सुनोगे ना लेक्चर, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है आप लोग को ऐसे कैसे एग्जाम में रखे मिलेंगे ना, आप लोग देखकर मैस्मराइज हो जाओगे, ठीक है। पर लेकिन आप लोग थोड़ा सा रिवीजन तो करो कम से कम, तो आप लोग लंबे समय तक चीजें भी याद रख पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग एक मुद्दा बोल सकते हैं, अगर कोई भी सिस्टम अगर सही से चले तो अच्छा है, वरना दिक्कतें देखने को मिलने लगती है, ठीक है। तो बात की जा रही है यहां पर वनरेबिलिटी के बारे में, तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है उसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि आधार कार्ड के बेस पर पेमेंट सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, और यहां पर इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक है। तो ये है जो आंसर क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आधार इनेबल्ड पेमेंट, यानी कि आधार कार्ड को कनेक्ट कर दो बैंक के साथ में और फिर उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में उसका पैसा भेजा जाए। तो इससे क्या रहेगा, बहुत सारे करप्शन के मुद्दे एक तो दूर हो जाएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि लूप होल काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो उसकी वजह से यहां पर चीजें देखने को मिली। पर लेकिन कोई भी सिस्टम आप लोग क्यों ना ले आओ, जो लूप होल ढूंढने वाले होते हैं वो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या बात की जा रही है, तो यहां पर बिजनेस कोरेस्पोंडेंस के बारे में बात की जा रही है। बिजनेस कोरेस्पोंडेंस कौन थे यहां पर, ये देखिए जिन एरिया में, खासकर गांव वाले एरिया में कई बार बैंक नहीं होता है, एटीएम नहीं होता है, तो वहां पर बीसीआई बिजनेस कोरेस्पोंडेंस, उनको बोला गया कि आप लोग क्या करो, कनेक्ट करने का काम करो यहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन, और लोगों को फाइनेंशियल एक तरीके से लिटरेसी आप लोगों को प्रोवाइड करानी है। पर लेकिन उन्होंने भी घपला करना स्टार्ट किया, यहां पर ये बोला कि कम पैसा दिया गया कस्टमर को और कुछ पैसा उन्होंने अपने बैंक में रखा, उनको ज्यादा क्रेडिट किया गया, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो गरीब होता है, ज्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो उसको जैसे ही बहला फुसला लिया गया, तो ये दिक्कतें देखने को मिली। तो कई बार यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलती रहती थी। करप्ट जो बीसीस है, इनकी वजह से यहां पर ग्राउंड लेवल पर कई सारी दिक्कतें निकल कर आई, ठीक है। तो एक तरीके से कभी मनी नहीं दी जा रही है, कम मनी दी जा रही है, ये सब मुद्दे थे। तो यहां पर जो आधार बेस्ड इनेबल पेमेंट सिस्टम था, ये ढंग से काम नहीं कर पाया, ठीक है। तो एक बोला गया कि हैज नो रिकॉर्ड ऑफ, जो यहां पर कोई ऐसा नहीं फ्रॉड का केस आ जाता है, अगर तो फ्रॉडलेंट का कोई केस आता है तो कोई इसको रिकॉर्ड ही नहीं रहता है, क्योंकि इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो रिकॉर्ड के बिना फिर कोई इसके ऊपर कार्रवाई कैसे करे, तो ये बात होगी, ठीक है। तो मोर वनरेबल आप लोग को देखने को मिलेंगे यहां पर, जो खासकर गरीब तबका सोसाइटी का, अगर उनका फंड भी चला जाता है तो भी दिक्कत यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। अगर बात करें फेलियर, बात की जाती है फेलियर ट्रांजेक्शन के बारे में, तो यहां पर बायोमेट्रिक एक मिसमैच के बारे में बात करें, पुअर कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, वीक जो यहां पर सिस्टम के बारे में बात करें, तो कई सारे मुद्दे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, जो कि इसके अंदर दिक्कतें निकल कर आई। इसका मतलब ये बिल्कुल खराब है क्या, जो यहां पर इतनी सारी बातें बता दी इसके बारे में? ऐसा नहीं है यार, हर एक चीज के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं। तो अभी तो यहां पर बुराइयां बताइए, अच्छाई सुन लो थोड़ी सी, ठीक है। काफी अच्छा सिस्टम था अगर देखा जाए। सबसे पहली बात तो ये थी कि डीकंजेस्ट कर दिया, लोग बैंक में लाइन लगाए खड़े रहते थे घंटों, वो खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा यहां पर जो इंपॉर्टेंट हो गया, यहां पर ये हो गया कि एक तरीके से जो नॉर्मल तरीके से कई बार क्या रहता था, लोगों को दिक्कत देखने को मिलती थी कि बैंक से पैसे नहीं लेते थे, वो क्या करते थे, पड़ोसी से ले लेंगे पैसे। तो उसकी वजह से जो मिडिल मैन था वो काफी ज्यादा पैसे यहां पर मारता था, तो वो वाली दिक्कत यहां पर खत्म हो गई, ठीक है। इसी के साथ में काफी लार्ज स्केल पर जो कभी बैंक में जाते ही नहीं थे, उनको भी यहां पर सिस्टम एक मिलने लगा बेसिकली पेमेंट का, तो उनके पास से भी सिस्टम यहां पर तैयार होने लगा। तो फायदे भी थे, ऐसी बात नहीं है, पर हां ये कि जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है, मैंने बताया था ना, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बोले संविधान अच्छा या फिर बुरा नहीं होता है, वो उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो लोगों की नीयत अगर अच्छी है तो चीजें अच्छी होती है, लोगों की नीयत खराब होती है तो चीजें खराब होती है। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए,
अगर आप लोगों को मान लीजिए घर वाले 10,000 रुपए सेंड कर रहे हैं हर महीने आप लोगों के खर्चे के लिए, आप लोगों की अगर सही तरीके से नियत रहेगी तो आप लोग क्या करेंगे, मान लीजिए आप लोगों का टोटल खर्चा 8,000 रुपए है, तो 8,000 रुपए आप लोग यूज करोगे प्रॉपर वे में, जैसे आप लोग करते हो, किराया दे दिया, अपना खाना पीना जो भी है, और बाकी के 2,000 रुपए आप लोग अपनी सेविंग में लगा लोगे। आप लोग क्या करोगे, कल को कोई इमरजेंसी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, वहां पर उसको यूज कर लोगे। ऐसा नहीं कि बार बार घर वालों को परेशानी दे रहे हो आप लोग, वरना क्या करोगे, इनको उड़ाकर और उधार लेकर दूसरों से, पहले घर से आए 10,000 रुपए पहले उधार दे दिए, सामने वाले के 3,000 रुपए उधार ले रखे थे, 7,000 बच गए, अब फिर से उधार ले लिए, वरना वो वाला करप्ट फंडा आप लोग अपनाते हुए नजर आओगे। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि प्रॉपर वे में आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा ना, आप लोगों को पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है। पैसे तो 10,000 है, तो संविधान तो वही है, अच्छा आदमी हो चाहे बुरा आदमी हो, अब यूटिलाइज कैसे करना है संविधान को, अब वो डिसाइड करेंगे हम, ठीक है। तो एक तरीके से समझ सकते हो कि क्या क्या बातें बोली जा रही है, किस तरीके चीजें सुधारी जा सकती हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं यहां पर कि पासपोर्ट के बारे में पूछ लिया आप लोगों से, तो पावरफुल पासपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में 90वें नंबर पर है पावरफुल पासपोर्ट के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो अगर बात करें हमारी कंट्री जो है यहाँ पर, ये अभी 90 पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर अपनी कंट्री के बारे में, तो हमारी कंट्री शेयर करती है रैंक तजाकिस्तान और यहां पर बुर्किना फासो, यानी कि इनके साथ में हमारी जो है वो रैंक रख दी गई है, ठीक है। तो पासपोर्ट होल्डर जो है अलाउ करते हैं ट्रैवल वीजा फ्री हमारी कंट्री से 58 कंट्री में, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो रैंक थी यहां पर 85 थी हमारी रैंक बेसिकली इन जनवरी में, ठीक है। तो ये अभी प्रस्तुत की गई, अभी रैंक बढ़ गई है, ठीक है। इसी के साथ में ये ना यहाँ पर अगर बात करें लास्ट टाइम जो थी यहाँ पर हमारी 84 थी, ठीक है, उसके पहले यहाँ पर 82 थी। तो इस तरीके से चीजें जो है वो आप लोगों को यहाँ पर चेंज होती नजर आएगी। जो रिसेंटली अभी पब्लिश की गई है उसमें 90 अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। जापान और सिंगापुर का जो है सबसे ताकतवर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बेसिकली पासपोर्ट है जो अलाउ करता है ट्रेवल वीजा फ्री ट्रेवल 192 कंट्री में, ठीक है। वाइल साउथ कोरिया और जर्मनी जो है वो सेकंड पोजीशन पर है, यानी कि जापान और सिंगापुर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है, और साउथ कोरिया और जर्मनी जो है वो सेकंड पोजीशन पर देखने को मिलेंगे। थर्ड कॉन्जिक्यूटिव जो ईयर में देखे तो जापान जो है वो सिक्योर पोजीशन पर है, पहले नंबर पर अगर बात करें, यानी कि तीसरे साल यहां पर ये नंबर पर बढ़ा हुआ है, ठीक है। नीचे से कौन यहां पर सबसे नीचे पोजीशन पर, तो अफगानिस्तान। पता है आप लोगों को, हवाई जहाज देखा था ना कैसे कैसे लोग लटक रहे थे। अब अगर इस इराक की बात करें, सीरिया की बात करें, पाकिस्तान में नीचे टॉप करता है और यमन, ठीक है। तो ये नीचे से टॉप करते हुए आप लोग को नजर आएंगे। हेनली पासपोर्ट जो है यहाँ पर बेसिकली ये रैंक बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर कहां पर जो एक तरीके से वीजा लेने की जरूरत पड़ेगी, कहां पर वीजा फ्री एंट्री आप लोग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मुद्दा यहां पर नजर आता है इसके बारे में जब बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप लोग याद रख लीजिएगा, एक पर्टिकुलर पर्सन थे जिनका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन एच केली, ठीक है। तो केली उनके द्वारा जो कि यहां पर एक तरीके से ओरिजिनली यहां पर क्रिएट किया गया था। तो ये किसके बेस पर यहां पर इसको बनाते बेसिकली इंटरनेशनल जो यहां पर एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है, जैसे अपनी कंट्री में हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगी ना, तो उसी तरीके से आप लोग इनको मान सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारी कंट्री में ये चीजों को मैनेज करती है, इसी तरीके से यहाँ पर ये ऑल ओवर वर्ल्ड में किस तरीके की चीजें चल रही है ट्रांसपोर्ट को लेकर, उसके बारे में बातें करती है, डेटा इकट्ठा करती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो रैंकिंग है हम लोगों ने जो तैयार करनी स्टार्ट करी, तो 2006 में इसको तैयार करना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर क्वेश्चन बने डायरेक्ट भी तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को देखते हैं। ये बेसिकली बात की जा रही है इंडिया के बारे में कि इंडिया जो है उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की गई है, इंडियाज पाथ टू पावर स्ट्रेटजी इन वर्ल्ड ड्रिफ्ट, ठीक है। तो यानी कि हमारा पाथ पावर के लिए क्या है और फिलहाल क्या क्या दिक्कतें हमारे सामने, तो ये एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई, इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बने गए। आंसर राइटिंग में ये पॉइंट आप लोग मेंशन कर सकते हैं, इतने प्यारे प्यारे पॉइंट है, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बातें यहां पर बोली गई है। बेसिकली अगर बात की जाए तो कई सारी इसके द्वारा रिकमेंडेशन भी दी गई इंडिया के लिए। ऑटोनॉमी, ओपननेस, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये की प्रिंसिपल है स्ट्रेटजी अगर फॉलो की जाए। इंपॉर्टेंट बात है, सेवरल फॉरेन पॉलिसीज के लिए रिकमेंडेशन दी गई। पहला है कि यहां पर शिफ्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, फिलहाल जो है यहां पर जैसे चाइना बढ़ रहा है और इंडिया बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर यूरोपियन जो कंट्री थी उनका डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है और यूएसए की हेजेमनी भी यहां पर खत्म हो रही है। एक टाइम ऐसा था कि यूएसए ही सब कुछ था यहां पर, ठीक है। उन्हें कहते हैं एक तरीके यूएसए है तो सब है, यूएसए है तो मुमकिन है, पर लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो चीजें जैसे जैसे चेंज हो रही है उसके बेस पर पैटर्न चेंज होता हुआ आप लोगों को नजर यहां पर आ रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। तो यहां पर इसके बारे में याद रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर मुद्दा है जिसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर यानी कि हेजेमनी आने वाले टाइम में सुना ना आप लोगों ने कि एशिया की एक तरीके से आने वाला जो सेंचुरी है वो एशिया की सेंचुरी होगी, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा।
रीइंफोर्स करना मल्टीपोलर वर्ल्ड। एक टाइम पर ऐसा था कि कोल्ड वॉर चल रही थी, कोल्ड वॉर में एक साइड में यूएसए था, एक साइड में यूएसआर था, तो उस टाइम पर क्या होता था, उस टाइम पर कुछ नहीं था, बस इन दोनों के बीच में सब पिसते रहते थे। पर लेकिन आज की डेट में आप लोगों को अलग अलग कंट्री देखने को मिलेगी, जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, इंडिया भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, यूके भी है, रशिया भी है, ठीक है। उधर जाएंगे तो थोड़ा सा ब्राजील भी आप लोग को देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीका भी हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्री है आज के डेट में, अपनी कंट्री तो ही है। तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर एशिया। वर्ल्ड की तो बात करता है चाइना मल्टीपोलर, पर एशिया के बारे में बात करते वो चाहता है कि एशिया में अकेला पावर वही रहे। तो यहां पर वो दोगला मुंह, दोगला सांप, दोगली अप्रोच लेकर चलता है, ठीक है। क्या क्या दोगला बोल दिया। आगे बात करते हैं मेंटेन करना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में। तो पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो यूएसए, जापान, यूरोप, इंडिया, रशिया जो रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो कई तरह की पार्टनरशिप आप लोगों को नजर आएगी। जैसे क्वाड के बारे में बात कर लीजिए, तो यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग में हम लोग काम करते हैं, अलग अलग कंट्री के साथ में। इंडिया और रशिया के तो रिलेशन आप लोगों को फ्रेंडशिप की कैटेगरी में थे, हालांकि अब थोड़े बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं अभी टाइम को देखते हुए, पर लेकिन मैक्सिमम अच्छे रिलेशन इनके साथ में आप लोग को हमारे देखने को मिलते हैं। तो उनको और मेंटेन करना है, आगे बढ़ना चाहिए हम लोग को। इसी के साथ में ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो हम लोग आज के में बात करें तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में, अगर कोई टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग कहीं से कुछ खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मुद्दा भी यहां पर होना चाहिए। तो इस तरीके से पैटर्न को लेकर चलना है, तब चीजें सुधरेंगी, ठीक है। इसी के साथ में मैनेज करना है बेसिकली नेबरहुड फर्स्ट। नेबरहुड फर्स्ट की क्या बात करते हैं, फर्स्ट टू डील विद द चाइनीज जो चैलेंज है उसके साथ में डील करना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें प्रिवेंट करने के बारे में बात की जा रही है, यहां पर डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स अफेक्ट करती है फॉरेन पॉलिसी को। आप लोगों को याद होगा जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस टाइम पर यहां पर उनको विजिट करना था श्रीलंका, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि तमिलियन जो मुद्दा यहां पर चला था, तमिलियन इशू वाला, तो उसकी वजह से उनको विजिट नहीं करने दिया गया था, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को तीस्ता वाला इशू देखने को मिलता है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर, तो वो इशू काफी बड़ा यहां पर निकल कर आता है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिसके बारे में अगर बात करें तो हम लोग और अच्छे से काम कर सकते थे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको हम लोग को अच्छे से लेकर चलना चाहिए कि हमारी लोकल पॉलिटिक्स जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन पर इंपैक्ट न डाले, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे पॉइंट थे ना, लिखने लायक पॉइंट है ना सारे के सारे। तो ये समझ सकते हैं आप लोग कि इसके बारे में कि क्या क्या रिकमेंडेशन है। तो इसका तो आप लोग इनको आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छे पॉइंट लगे थे मुझे, ठीक है। तो इनको आप लोग रखना अपने पास में। आगे चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज है, और यहां पर हम लोग बात करेंगे एक मैरीटाइम एक्सरसाइज के बारे में। इंटरनेशनल और डिफेंस दोनों न्यूज में आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। तो बात की जा रही है GIMEX के बारे में। तो यहां पर जे से हो गया जापान, आई से हो गया इंडिया, और ये है एक तरीके की मैरीटाइम एक्सरसाइज 2021। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। ये 6 अक्टूबर से यहां पर स्टार्ट हो चुकी है और लगभग यहां पर ये 3 दिन तक चले, ठीक है। तो यानी कि 6 से लेके 9 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज आप लोग को देखने को मिली अरेबियन सी के अंडर में। तो इंडिया और जापान के बीच में ये 5वां संस्करण था इसका, जो कि एक ज्वाइंट दोनों की बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज आप लोग को देखने को मिली। अगर मैं लोकेशन आप लोग को दिखाऊं जापान की, तो अपनी प्यारी कंट्री यहां पर होगी। थोड़ा सा इधर आप लोग आएंगे तो जापान देखने को मिलेगा आप लोग को, ईस्ट साइड में अगर आएंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं बेसिकली, थोड़ा सा ऊपर को जाकर, ठीक है। तो यहां पर आप लोग को जापान देखने को मिल रहा है। तो जापान के ऊपर सी ऑफ जापान हो गया, इधर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इसके नीचे येलो सी हो गया, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ईस्ट चाइना सी हो गया, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो फिलीपीन सी हो गया, और इधर हो गया ये महाभारत वाला सी जिसको बोलते हैं आप लोग साउथ चाइना सी, ठीक है, जिसके ऊपर सबके एक सर भिड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये है इसके बारे में, बाकी अपनी कंट्री यहां पर हुई गई फिर, ओके। तो ये इस तरीके से मैप को आप लोग जरूर देखा करो जब भी आप लोगों को मौका मिले। आगे बात करते हैं, यहां पर ये बोला जा रहा है कि 3 डे एक्सरसाइज यहां पर इंडियन नेवी के द्वारा यहां पर जो गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर कोच्चि, और इसी के साथ में यहां पर जो बेसिकली गाइडेड मिसाइल फ्रेट, ये टैग हमारे द्वारा यहां पर बेसिकली प्रेजेंट किया जाएगा। जापान की साइड से यहां पर बेसिकली सिप कहेगा, ठीक है। इसी के साथ में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो कि यहां पर बोला गया है इजुमुआ, ठीक है, क्लास, और यहां पर ये हेलीकॉप्टर कैरियर। तो ये आप लोग को यहां पर इनकी साइड से चीजें देखने को मिलेंगी। हमारी साइड से हालांकि और भी यहां पर जैसे कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जिसको P8I बोला गया, इंटीग्रेटेड जो इंटीग्रल हेलीकॉप्टर जो यहां पर डोनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, या MiG-29, ये कई सारी और भी पार्टिसिपेट करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि लास्ट जो इसका एडिशन हुआ था वो सितंबर के महीने में था, अब यहां पर इसका एडिशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट, जो कि 5th एडिशन आप लोगों के सामने है। अगर बात करें एक्सरसाइज हमारे द्वारा स्टार्ट की गई थी 2012 में, मेन फोकस रहता है मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोऑपरेशन के ऊपर। तो इसके चलते इंडियन नेवी और जापान जो है वो सेल्फ डिफेंस जो फोर्स के तरीके से यहां पर अपने एक्सरसाइज करती हैं। और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जरूर याद रखिएगा, ये मैंने आप लोगों को नेवल एक्सरसाइज के बारे में बात की। अगर क्वेश्चन देकर आप लोग कंफ्यूजन में डालने के बारे में पूछे, पता चला नाम दे रखा है बताइए कौन सी एक्सरसाइज है, और नाम दे रखा है वहां पर दूसरी एक्सरसाइज का, जो कि आप लोगों को मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। तो धर्म गार्जन इंडिया और जापान के बीच में ये है मिलिट्री एक्सरसाइज। इसी के साथ में ज्वाइंट एयरफोर्स की एक्सरसाइज हमारी है जिसको बोलते हैं यहां पर सिन्यू मैत्री, ठीक है। एक और एक्सरसाइज है जिसमें जापान जो है वो वैसे ही पार्ट बन गया, वैसे यूएसए के साथ में थी। 1992 में हमारे द्वारा इंडिया और यूएसए के द्वारा मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट की गई थी। आगे चल के जापान इसका परमानेंट पार्ट बन गया और अब ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मालाबार एक्सरसाइज बढ़ गई, तो यहां पर भी जापान हमारे साथ में मिलकर काम करता है।
तो ये सारी कई सारे एरिया में जापान हमारे साथ में मिलकर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में। आइए अब आगे चलता हूं, ओके। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। तो यहां पर बेसिकली बात की जा रही है CHCD, ठीक है। तो CHCD जो है यहां पर ये इस स्कीम के बारे में आप लोगों से अगर कोई पूछ ले तो इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। यानी कि अगर इसको मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो जो जो हस्तशिल्प नहीं होते हैं, जो हस्त कलाकार होते हैं, हाथों से सामान की बुनाई करते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। तो कपड़ा मंत्रालय, जो कपड़ा मंत्रालय है, इनके जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा यहां पर बात की जा रही है व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना। तो ये इसको मंजूरी दी गई है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा। तो क्वेश्चन एक तो मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों से कई बार पूछा जाता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 160 करोड़ इसको दिए गए और बोला गया मार्च 2026 तक ये स्कीम कंटिन्यू रहेगी, ताकि हम लोग इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काफी ज्यादा अपग्रेड कर सकें, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना है, ठीक है। डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने को मिलेगी, अपग्रेड करनी है, ठीक है। मार्केट जो एक्सेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई सारे मुद्दों पर काम यहां पर किया जाना है। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। तो जो लोकल जो आर्टिसन है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, उनका भी प्रोडक्शन आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग कहां काम करते हैं? वो काम करते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा काम करता है वो करता है टेक्सटाइल के अंदर में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर हमारी कंट्री में इंप्लॉयमेंट जनरेट करता हुआ नजर आता है। तो इसलिए अगर इसके अंदर कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है तो काफी फायदा देखने को मिलेगा। तो इससे जो भी आर्टिसन, जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, उनको इस तरीके की फैसिलिटी मिलेगी ताकि वर्ल्ड लेवल पर वो अपनी ढांचागत विकास कर सके और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को और ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलपमेंट को यूज ढंग से किया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो लिंक जो प्रोडक्शन डाइवर्सिटी के बारे में बात की जा रही है, डाइवर्सिफिकेशन बारे में। इसी के साथ में बात करें तो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है, सेंटर और स्टेट मिलकर काम करेंगे। हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के बारे में, ऑटोनोमस जो बॉडी काउंसिल जो यहां पर इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बात करेंगे। रजिस्टर करेंगे यहां पर कोऑपरेटिव एक तरीके से रजिस्टर करेंगे SPV। इसी के साथ में जो प्रोड्यूसर है यहां पर कंपनी ऑफ आर्टिसन, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यानी कि मिलकर काम किया जाएगा तो चहुमुखी विकास आप लोग यहां पर इस पर्टिकुलर सेक्टर का देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बातें की जा रही है। प्रोडक्ट जो है वो यहां पर इंटीग्रेटेड और एक तरीके से यहां पर जहां पर एक तरीके जो प्रोडक्ट रहेगा फोकस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जो स्कैटर्ड आर्टिसन है, यानी कि कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, तो सारे इकट्ठा होकर अगर आएंगे तो सारे मिलकर काम करेंगे, तो ग्रास रूट लेवल पर यहां पर चीजें निकलती हुई नजर आएगी। सुई धागा मूवी देखिए ना, जिसमें अनुष्का शर्मा और क्या नाम था, वरुण धवन, ठीक है। तो इन दोनों की जो मूवी थी वो, तो उसमें क्या था बेसिकली, उसमें यही दिखाया गया ग्राउंड लेवल पर कैसे हम लोग चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। और पेन जो है हमारा वो डांस करने लगा है, इसको क्या हो गया है, 1 मिनट इसका देखते हैं क्या हो गया, अब सही है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस तरीके से ग्राउंड लेवल पर अगर चीजें हो जाती हैं सही, तो फिर आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से तो मेगा जो हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर है उसके बारे में बात करें तो 10,000 के करीब आर्टिसन जो है वो सिलेक्ट किए जा रहे हैं फॉर ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए। तो इससे काफी सारे लोगों को जॉब मिलेगी, काफी सारे लोगों की रोजी रोटी चलेगी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव आप लोग बोल सकते हैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का। तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा। हालांकि ये जो न्यूज है ये मैंने पहले डिस्कस कर चुकी है ये न्यूज मेरे द्वारा, पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये ऐसे नहीं कि मैंने डिस्कस की थी, ये ऐसा है कि हर साल होगा तो हर साल डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा ना कि चीजें बढ़ती रहती हैं। अब यहां पर ये मैंने स्टार्टिंग में जब आया था उस टाइम पर भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। बात की जा रही है डेयर टू ड्रीम। डेयर टू ड्रीम मतलब अगर हिम्मत है तो सपना देखकर दिखाओ। कैसा सपना देखकर दिखाना है, तो ये डेयर टू ड्रीम एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है यहां पर जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो यंग माइंड है, जो यंग जनरेशन है, उनके माइंड को इग्नाइट किया जाए ताकि वो यहां पर डिफेंस के फील्ड में कुछ ना कुछ इनोवेटिव कर सके और यहां पर स्टार्टअप वगैरह भी उसमें स्टार्ट किया जा सके, कुछ ऐसा वो प्रोवाइड करें यहां पर चीजों को, ठीक है। तो अवार्ड जो है यहां पर 40 विनर को दिए गए, इंक्लूडिंग 22 इंडिविजुअल हैं और 18 यहां पर स्टार्टअप है जिनको ये अवार्ड दिए गए, जिसने कुछ अच्छा करके दिखाया यहां पर। तो जो मिनिस्टर यहां पर, जो खासकर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, उनके द्वारा यहां पर प्रेजेंट किया गया DRDO यंग साइंटिस्ट अवार्ड। तो यहां पर 2019 के लिए, और DRDO ये साइंटिस्ट एज जो है यहां पर ये अंडर 35 काउंट की जाती है इनके द्वारा, यानी कि इसके ऊपर एज हो रखी है तो भी यहां पर यंग में मानेंगे, यानी कि 35 साल तक को यहां पर ये यंग साइंटिस्ट, यानी कि यंग साइंटिस्ट की कैटेगरी में इंक्लूड करें। अगर 35 साल तक एज है तो इसका मतलब इनके हिसाब से जवान साइंटिस्ट है वो, ठीक है, इस एज के हिसाब से। डेयर टू ड्रीम जो है यहां पर ये DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया था। खासकर कोई इंडिविजुअल आना चाहता है, इंडियन, ठीक है, प्रमोट किया जा रहा है इंडियन एक तरीके से। कोई इंडिविजुअल आना चाहता है, कोई स्टार्टअप आना चाहता है, तो डेवलप करना चाहता है डिफेंस के फील्ड में या फिर एरोस्पेस के फील्ड में कोई टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे।
हाँ, डिफेंस के बारे में तो आप लोगों को पता रहता है कि डिफेंस क्या है नॉर्मली। एरोस्पेस क्या होता है, अगर इसके बारे में बात करें, इसके अंदर आप लोगों को एक तो एटमॉस्फेयर बेसिकली वातावरण बाहर का, और इसी के साथ में आउटर स्पेस, उससे रिलेटेड जो बातें करी जा रही है उनको एरोस्पेस की कैटेगरी में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस। तो उसके लिए जो काम किया जाएगा अंडर डीआरडीओ के अगर बात करें, यहाँ पर ये टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे जो विनर होंगे उनको, ताकि जो भी वो यहाँ पर आइडिया लेकर आए उसको ढंग से डेवलप किया जा सके। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड भी यहाँ पर इसके लिए प्रोवाइड कराया गया है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पर हैंड ओवर किया जाता है, यहाँ पर जो भी चीजें आती है निकलकर इंडिजिनसली डेवलप किया जाता है इंडियन आर्म फोर्स को, ARINC 818, ठीक है। तो वीडियो प्रोसेसिंग एंड स्विचिंग जो मॉडल है यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है, ये डेवलप किया गया था फॉर इंडियन एयरफोर्स, जो ये डेवलप किया गया था फॉर इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो स्टार्टअप जो है यहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट मॉड्यूल जो है कंप्राइज करते हैं यहाँ पर हाई बैंडविड्थ, मतलब इस तरीके से आप लोग को देखने को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। सोनार परफॉर्मेंस जो मॉडलिंग सिस्टम हो गया, ये इंडियन नेवी के लिए यहाँ पर। इसी के साथ में बात की जाए बूंद ब्लास्टिंग जो डिवाइस है उसके बारे में, ठीक है, तो इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया गया। तो ये सारी इस तरीके की जो चीजें निकल कर आ रही है, तो यहीं से निकल कर आ रही है। तो इसलिए अप्रिशिएट करने वाली बात तो है यार, अपनी ही कंट्री में अपनी ही तरीके से अपनी ही चीजों को डेवलप करके अपना ही फायदा पहुंचाकर अपने ही लोगों को जॉब देकर अपने ही देश में अपनी ही करेंसी रखकर कितना फायदा हम अपने आप ही ले रहे हैं, ठीक है, क्या बात है। तो ये यहां पर इसके बारे में बातें की गई बेसिकली। तो ये तो टोटल हमारा प्यारा नन्हा सा डिस्कशन हो गया। कैसा लगा जरूर बताना, और वीडियो को एंड तक देख कर जाना, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए ना कि किसी से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। जब क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से तो पहले ही नहीं भागना है, और फीडबैक जरूर दिया करो। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। अगर नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक ठोको ना, ठोको डिसलाइक, नहीं पसंद आ रही है तो एक सेकंड लगेगी, ठीक है। तो पर बताओ तो सही कि कैसी लग रही है वीडियो। अगर नहीं ये करना है तो ये बता दो 10 में से नंबर कितने दोगे इस वीडियो को, तो इतना ही बता सकते हो। तो यार छोटा सा फीडबैक मांगता हूँ वीडियो के एंड में, इसमें भी कोई दिक्कत रहती है 1 सेकंड भी नहीं लगती आप लोगों को, मतलब मान लो 5 सेकंड आप लोगों को लग रही है, तो 5 घंटे की वीडियो को 5 सेकंड में आप लोग निपटा रहे हो, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं यार ये। तो इतना भी नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या, ये बताओ फिर, ठीक है। तो ये बताना है यहाँ पर बेसिकली इंपॉर्टेंट डे के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने काफी अच्छे से। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में चहुमुखी विकास मैंने आप लोगों का किया, कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में कैसे हम लोग ड्रोन की हेल्प से दो प्रोवाइड कर सकते हैं वो जाना आपने। हमने सिटीजनशिप के बारे में कुछ बातें की, कहां पर क्या क्या चीजें समझा आप लोगों ने। इसी के साथ में हम लोगों ने आधार बेस कुछ इनेबल सिस्टम था उसके बारे में समझा। हमारी कंट्री में जो बेसिकली किस तरीके से अपनी जो फॉरेन पॉलिसीज को लेकर चलना चाहिए वो सारी बातें करी। जो पासपोर्ट है उसके बारे में हम लोगों ने समझा, पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज है कौन कौन सी है और भी है वो एक्स्ट्रा भी मैंने बता दी, ताकि कल को दूसरी पूछ ले तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर एक स्कीम के बारे में बात की जो कि टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में, तो डिटेल में समझे इस स्कीम के बारे में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइंस एंड टेक में डेयर टू ड्रीम के बारे में बात की काफी अच्छे से, पूरा आर्टिकल समझा, कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा। तो बात जो पढ़ा है बताओ, पढ़ा तो देखता हूं कौन कौन बताता है। अगर बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ चाइल्ड, जो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के बारे में, तो थीम आप लोगों को बतानी है। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में और कब आया, मतलब आया तो 1985 में था, कौन सा अमेंडमेंट किया, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि यहाँ पर ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी के बारे में बात कर रही है। सिटीजनशिप को कहां पर रखा गया, सेंट्रल स्टेट कॉन्कर लिस्ट में कहां पर बताइए। कौन से पार्ट में, सेकंड में, कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल थे ये बताइए। एईपीएस कैश के बारे में बताइए। आईबीए ये आप लोगों को फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। हमारी रैंक कितनी है, 90वीं रैंक है। ओके, मतलब मैंने पूरा बता ही दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं था, ये आंसर ही था साथ में ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस टाइम पर, मैं आंसर बता के निकल गया आप लोगों को। चलिए कोई नहीं। मैरी टाइम बात की जा रही है सेल्फ डिफेंस जो फोर्सेस के बारे में, तो यहाँ पर ये बताना है कौन सी एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में, और कौन सी है मिलिट्री और कौन सी है नेवी के बारे में, ठीक है। तो ये था टोटल डिस्कशन। आइए अब थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं, जब इतना हिम्मत मारी दिया है तो वो 2-4 मिनट और रुक जाओ यार, कुछ नहीं होने वाला है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात की जाए हरा भरा, तो हरा भरा जो था यहाँ पर ये किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था ये बताना था, जिसमें ऊपर से पेड़ पौधे फेंके जा रहे थे, नीचे जमाया जा रहा था, याद होगा ना, मैंने पूरा दिखाया था पिक्चर आप लोगों को। रिविजन कर लेना, अगर चीजें आप लोगों को लगती है नहीं यार याद नहीं आ रही है तो इसका मतलब ढंग से नहीं देखा है, ठीक है। 6,500 रुपए दिए गए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, किसके द्वारा दिए गए, किसके द्वारा नोट दी गई। सीसीटीएनएस क्या है यहाँ पर, किसके अंदर में आता है यहाँ पर ये बताना है। यहाँ पर बात की थी हम लोगों ने ये बेसिकली पे फाउल के बारे में, जिसको मोर भी बोलते हैं, तो साइंटिफिक नेम आप लोगों को बताना था। वाइल्ड लाइफ वीक कब तक सेलिब्रेट किया जाना था ये बताना था। थीम क्या थी ये भी आप लोगों को बताना था। कौन से सेना है जिसके द्वारा यहाँ पर ओक्ट्रॉय पोस्ट के ऊपर यहाँ पर सुचितगढ़ के अंदर में यहाँ पर रिट्रीट जो सेरेमनी को स्टार्ट करने की बात की जा रही है, जैसा वाघा बॉर्डर पे होती थी, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ठीक है। तो TIW भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में बताइए, ठीक है। टाइगर रिलीज के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को थीम बतानी है इसकी क्या थी। क्वेश्चन के आंसर एक कर देख लेते हैं। तेलंगाना ने स्टार्ट किया था यहाँ पर पेड़ का जो इतने पेड़ उगाने की बात की जा रही थी, तो ऊपर से ही फेंक दिया और नीचे जाकर जम गया, वो सारी बातें डिस्कस की थी हम लोगों ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर बेसिकली एनपीए को कम करने के लिए बैड बैंक के बारे में हम लोगों ने बातें की थी। इसी के साथ में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में डिस्कस किया था, और यहाँ पर इसके अंदर
अंदर में सिस्टम आता है जिसको क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क बेसिकली सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात की थी हम लोगों ने पेफुल बेसिकली मोर, जिसको यहाँ पर साइंटिफिक नेम था यहाँ पर पाओ क्रिस्टस, तो ये याद रखेगा। वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में बात की थी तो यहाँ पर अक्टूबर 2 से लेकर अक्टूबर 8 तक आप लोगों को देखने को मिला। थीम क्या थी इसकी? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा साहब, उनके द्वारा यहाँ पर स्टार्ट की गई है नया सिस्टम यहाँ पर, ताकि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के साथ मिलकर, यह है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, यानी कि उन एरिया में जाकर टैक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो राज्य ज्यादा नहीं जानते हैं। तो यहाँ सेशल्स के लिए किया गया। इससे पहले आप लोगों ने देखा था भूटान के लिए चीजें की गई थी। टाइगर रैलीज के बारे में बात की तो इंडिया जो बेसिकली इंडिया फॉर टाइगर ए रैली ऑन व्हील, तो ये इसकी थीम थी। तो ये था भाई साहब आज का डिस्कशन। कैसा लगा जरूर बताना, फीडबैक देकर जरूर जाना, यही एक गुजारिश रहती है। बाकी कैसा लगा जो भी लगा उसके लिए पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाते हैं, आप लोग यहाँ पर कनेक्ट रह सकते हैं। आसपास सफाई रखा करो यार, थोड़ा सा पानी और पेड़ पौधों को सेव करो, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह को यूज करने से बचो और दूसरों को भी यूज करने से मना करो, ठीक है। और मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, लाइफ को एंजॉय करो पूरा, ठीक है, जितना कर सकते हो। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।